हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने लीवर पढ़ा था, यकृत पढ़ा था, जिससे कि कई क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं और होने की संभावना भी है। आज के क्लास में हम पैंक्रियाज के बारे में देखने वाले हैं। पैंक्रियाज क्या है, इसका क्या कार्य है, यह हमारे शरीर में क्या करते हैं, कौन सी ग्रंथि है, सारी चर्चा हम आज करेंगे। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हुए पैंक्रियाज के बारे में हम स्टडी करते हैं। इसे अग्नाशय कहा जाता है। पैंक्रियाज है ना, अग्नाशय। अग्नाशय के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए हमने कल पढ़ा था यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि अग्नाशय जो है यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अग्नाशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। याद रखिएगा, ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। साथ ही साथ यह अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है। समझे ना, यह दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अंतःस्रावी नहीं, जिसे आप क्या कहते हो, नलिका विहीन एंड्रोकाइन का नाम सुने होंगे। नलिका विहीन अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी नलिका युक्त बहिःस्रावी, यही दोनों प्रकार की ग्रंथि है। क्लियर है? यह दूसरी मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी नालिका भी, जिसे इंग्लिश में एंड्रोकाइन कहते हैं, और बहिःस्रावी नालिका युक्त एंड्रोक्राइन, दोनों प्रकार की यह ग्रंथि होता है। समझे ना। अग्नाशय से एक अग्नाशयी रस निकलता है। समझ रहे हैं? अग्नाशय से क्या निकलता है? एक अग्नाशयी रस, एक अग्नाशयी रस निकलता है नहीं, जिसमें 98% वाटर होता है। समझ गए ना? 98% वाटर। शेष जो उधर बचा लगभग 1.5% में लवण और 0.5% में आपका हो जाता है वाटर। हो गया 98% में नहीं, और इधर लवण हो गया 1.5% में। आज शेष जो बचता है ना वो एंजाइम हो जाता है। एंजाइम, शेष जो होता है वह एंजाइम हो जाता है। तो याद रखिएगा, अग्नाशय से एक अग्नाशयी रस निकलता है जिसमें 98% वाटर, 1.5% लवण, 0.5% एंजाइम होता है। और यह रस क्षारीय होता है। यह रस क्या होता है? क्षारीय होता है। ध्यान से देखिएगा, यह रस क्या होता है? क्षारीय होता है अग्नाशयी रस। तो जब क्षारीय है तो पीएच मान 7 से ज्यादा होगा। तो लगभग इसका पीएच, देखिए जब हम पीएच मान पढ़ाएंगे आपको केमिस्ट्री में, है ना, तो उसमें हम इसका डिटेल करेंगे। अभी जानिए कि पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है। अग्नाशयी रस का पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है। क्लियर है? यह कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तीनों को पचाने में सहायक है। ये जो अग्नाशय से जो अग्नाशयी रस निकलता है, यह कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तीनों को पचाने में सहायक है। अब कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या कंटेंट होता है, इसकी चर्चा हम आपके पहले क्लास में कर चुके हैं। देखना चाहें तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए, तो समझ गए। इसीलिए इस तीनों को जो पाचन करता है ना, कुछ प्रमुख रस को, यही वजह है इसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है। अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है। क्यों? क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये सबको पचाने में सहायक है। क्लियर है? एक पढ़ा होगा आपने लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, है ना, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो अग्नाशय का ही क्या है, एक भाग होता है। क्या होता है? अग्नाशय का एक भाग होता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। लैंगर
हैंस की द्वीपिकाएं, है ना, द्वीपिकाएं, ये अग्नाशय का ही भाग होता है जिसकी खोज लैंगर हैंस के द्वारा ही किया गया है ना। खोज जो है लैंगर हैंस के द्वारा ही किया गया है। लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं, इसकी खोज लैंगर हैंस के द्वारा किया गया। क्लियर है? लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं से, समझे ना, उसके बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, अल्फा से ग्लूकोन स्रावित होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना। इसके बीटा कोशिका से, इसके बीटा कोशिका से इंसुलिन, इसके बीटा कोशिका से इंसुलिन और नहीं अल्फा कोशिका से इंसुलिन और बीटा कोशिका से ग्लूकोन, बीटा कोशिका से ग्लूकोन, है ना, और गामा कोशिका से, देखिए ये लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं हैं, समझ रहे ना। इसके बीटा कोशिका से इंसुलिन, अल्फा से ग्लूकोन, क्लियर है, बीटा कोशिका से इंसुलिन, अल्फा से ग्लूकोन और गामा कोशिका से सोमेटोस्टिन नामक हार्मोन निकलता है। सोमेटोस्टिन नामक हार्मोन निकलता है गामा कोशिका से, सोमेटोस्टिन, है ना, सोमेटोस्टिन नामक हार्मोन जो है निकलता है। याद रखिएगा, लैंगर हैंस की द्वीपिका की जो कोशिका है बीटा कोशिका, बीटा कोशिका से इंसुलिन, अल्फा कोशिका से ग्लूकोन, गामा कोशिका से सोमेटोस्टिन नामक हार्मोन निकलता है। क्लियर है? इंसुलिन जो है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इंसुलिन की। इंसुलिन की खोज, बीटा कोशिका से जो इंसुलिन निकलता है, ये इंसुलिन की बात हम कर रहे हैं, इसकी खोज पुस्ता एग्जाम में पूछा भी गया है। वेटिंग एवं वेस्ट ने, वेटिंग एवं वेस्ट ने किया था 1921 में। क्लियर है? वेटिंग एवं वेस्ट ने किया था। क्लियर है? जो किसके द्वारा स्रावित होता है? बीटा कोशिका के द्वारा स्रावित होता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करती है। ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन बनाता है उसकी क्रिया को भी नियंत्रित कौन करेगा? तो इंसुलिन करता है। यदि इंसुलिन का कम स्रवण हो गया शरीर में, इंसुलिन का कम स्रवण हुआ तो हम कहते हैं कि इसके अल्प स्रवण से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन के अल्प स्रवण से मधुमेह रोग होता है। और यदि अधिक स्रावित हो गया, ध्यान से देखिएगा, इंसुलिन यदि कम स्रावित हुआ तो मधुमेह रोग होगा, यानी रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि डायबिटीज हो गया, मधुमेह रोग हुआ। मधुमेह रोगी को देखिएगा चीनी वगैरह खाने से माना क्या जाता है, मीठा वगैरह। क्यों? क्योंकि रुधिर में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है। जब अधिक हो जाएगा इंसुलिन, जब ज्यादा छोड़ देगा, तब हाइपोग्लिसीमिया नामक रोग होता है। नहीं, क्या होता है? हाइपोग्लिसीमिया नामक रोग। अधिक स्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है इंसुलिन के अधिक स्रवण से। इसके लक्षण क्या है? जैसे जनन क्षमता कमी हो जाएगा, दृष्टि ज्ञान कम होने लगेगा। दृष्टि ज्ञान देखने वाली जो है ना, इसका लक्षण यदि कहें तो कहेंगे जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कम हो जाता है। दृष्टि ज्ञान क्या होता है? कम हो जाता है। नहीं तो आपने देखा कि इंसुलिन की खोज बेटिंग वेस्ट ने 1921 में किया। अल्प स्रावन होगा तो मधुमेह। मधुमेह का अर्थ हुआ रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना मधुमेह होगा। यानी ग्लूकोज क्या है? तो चीनी की मात्रा बढ़ना। अधिक स्रावन से, यदि ज्यादा स्रावित होगा तब हाइपोग्लिसीमिया होगा, और स्रावित होगा कहां से? तो बीटा कोशिका से। याद रखिएगा। तो आज का क्लास यहीं खत्म होता है। फिर नेक्स्ट डे हम लोग नए क्लास के रूप में नए अंदाज के साथ उपस्थित होंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।